शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। अशुपाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फटाफट से बताइए ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे सभी बच्चे। सारी चीज़ें क्लियर हैं? आर्या जी गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच आर्या जी। फटाफट से बताइए क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं, फिर हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए धन्यवाद। बातें शुरू करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। बातें शुरू करते हैं आज के लेक्चर के बारे में फटाफट से। तो पहले थोड़ा सा परंपरा निभा ली जाए। करा दें रिवीजन या छोड़ दें? बताओ बताओ फटाफट से। रिवीजन करा दें या छोड़ दें, रहने दें? आज रहने दें, रिवीजन ना कराएं। सायरा अंसारी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया, बताओ रिवीजन कराएं छोड़ दें? आज आज रहने देते, रिवीजन नहीं करते। आज तुमने पढ़ ही लिया होगा घर पे, है ना? पढ़ लिया होगा ना? कल भी आपने पढ़ लिया होगा घर पे, आज भी क्लास में आने से पहले आपने पढ़ लिया होगा। बताओ बताओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अच्छा हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं आपका ग्लास कहाँ है। ग्लास? कौन सा ग्लास भाई? हैं? छोड़ दें आज रिवीजन? छोड़ दें? हैं? करा दें? हाँ, टाइम नहीं मिलता। बहुत बड़े, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो तो हम भी कहते हैं रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम करते कहाँ हो? बदमाशी करते हो। छोड़ देंगे रिवीजन कराना अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो, सोच लेना। चलिए, कल हमने अष्टक नियम के अपवादों के बारे में डिस्कशन किया था। इसके बारे में, अष्टक नियम के अपवाद के। अब अष्टक नियम के अपवाद क्या हो सकते हैं? अष्टक नियम ये कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, बंद बनाकर। कैसे? बंद बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। विभिन्न प्रकार के बंद बनाता है, ठीक है। सहसंयोजक बंद बनाता है, आयनिक बंद बनाता है, उपसहसंयोजक बंद बनाता है। तो बंद बनाकर अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। इसे हम कहते हैं अष्टक नियम। क्या कहते हैं इसे? हम अष्टक नियम कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे नेचर में मिलने वाले जितने भी यौगिक हैं उन सब में जो भी परमाणु हैं वो सब अष्टक नियम का पालन करते हो। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते। और अष्टक नियम का अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उन्हें क्या कह देते हैं? ये अपवाद है। क्या कह देते हैं? अपवाद है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अष्टक नियम के अपवाद। अब अपवाद क्या हो सकता है? अगर 8 हैं तो सही है। अपवाद में अब दो बातें हो सकती हैं, या तो 8 से ज्यादा या 8 से कम। हाँ, परंपरा नहीं तोड़ सकते भाई। करवाओ जी, प्रथा नहीं टूट, हाँ प्रथा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो अष्टक नियम के अपवाद या तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तब हो सकता है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो। यही तो बात हो सकती है, कम या ज्यादा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कमी वाले। कमी वाले कौन सा? पहला एग्जांपल BF3 लिखा हमने। क्या लिखा? BF3। BF3 नेचुरली हमें मिलता है। BF3 हमें नेचुरली मिलता है, ये प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है यौगिक। ये यौगिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब ये यौगिक एग्जिस्ट करता है BF3, अब हमने इसकी संरचना बनाकर देखी तो हमने देखा कि फ्लोरीन के तो 8-8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन बोरॉन फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो फिर फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, इसके मिल रहे हैं, सॉरी बोरॉन के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे, इसके हो पा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में आ गया? अपवाद में आ गया। किस में आ गया? ये अपवाद में आ गया। अगला BeCl2। BeCl2 नेचुरली मिलता है हमें, नेचर में BeCl2 पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, BeCl2 नेचर में मिलता है। अब BeCl2 जब हमने संरचना बनाई तो हमें पता चला कि यहां पर बेरिलियम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के तो हो जाएंगे 8-8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेरिलियम के जब हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने मिलेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसका मतलब बेरिलियम भी अष्टक नियम का अपवाद है। यहां पर ये हमारे अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसके बाद दूसरे फिर कौन से आए? इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले जिनमें 8 से ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल पहला कौन सा था? पहला था PCl5।
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की जब हमने ये नेचुरली मिलता है, ये नेचुरली पाया जाता है। और जब हमने इसकी संरचना बनाई तो हमने देखा कि एक एक इलेक्ट्रॉन सारे क्लोरीन अगर शेयर करेंगे तो क्लोरीन के तो 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, सभी क्लोरीन के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, लेकिन फास्फोरस के हो जाएंगे अंतिम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत होना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किया तो फिर हमने इसका समाधान क्या निकाला? हमने समाधान निकाला, हम मानने लगे कि फास्फोरस क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता होगा, ये फास्फोरस इन क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता होगा, ये फास्फोरस इन क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देता होगा। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि ये क्लोरीन का जैसा डायग्राम हमने बना, इस PCl5 का जैसा चित्र हमने बना रखा है, ऐसा ही अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें PCl5 को तो चित्र बना हुआ दिखाई देगा? ऐसा तो नहीं दिखाई देगा ना। क्या आपको माइक्रोस्कोप में ऐसा चित्र दिखाई देगा? आपको पता चलेगा कि फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है? आपको नहीं पता चलेगा ना। ये हम कागज पे बनाते हैं और कागज पर बनाकर सेटिस्फाइड करते हैं अपने कंसेप्ट को, ठीक है। तो जब हमारा सिंगल बॉन्ड से कंसेप्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं? डेटिव बॉन्ड लगाते हैं। भाई सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, डेटिव बॉन्ड लगाओ। क्या लगाओ? डेटिव बॉन्ड। तो हमारे ये यौगिकों का जिनमें इलेक्ट्रॉन 10 से 8 से ज्यादा हो रहे हैं, इनका समाधान हमने निकाला डेटिव बॉन्ड बनाकर। क्या निकाला? डेटिव बॉन्ड बनाकर, ठीक है। तो PCl5 में डेटिव बॉन्ड आप बना सकते हो, ठीक है, अगर सेटिस्फाइड करना चाह रहे हो तो। और नहीं करना चाह रहे हो, एक्सटेंड करना चाह रहे हो, अपवाद में लिखना चाह रहे हो, तो सिंगल बॉन्ड बनाओ, ठीक है। SF6 में अगर मैं संरचना बनाऊं तो सल्फर के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के 7 होते हैं, सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो फ्लोरीन के तो हो जाएंगे सबके 8-8, लेकिन सल्फर के आप गिनोगे तो हो जाएंगे 12, जो कि गलत है, 12 नहीं होने चाहिए, 8 तक ही तो रहने दीजिए जी, 8 तक ही तो रहने देने चाहिए जी। बात समझ में आ गई? फिर हम क्या करते हैं, इसका समाधान क्या निकालते हैं? डेटिव बॉन्ड बना देते हैं कि सल्फर फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सल्फर के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ये तो सल्फर इन फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दान में कर दे देंगे। क्या कर देंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन दान में दे देंगे, ये हो जाएगा डेटिव बॉन्ड। अच्छा, सल्फर हेक्साक्लोराइड इसका नाम होता है। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने ClF3 की स्ट्रक्चर आपको बनवाई। ClF3 में आप देखोगे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर सबके साथ बनाए तो फ्लोरीन के पास तो 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सबके पास। कितने? 8-8। लेकिन क्लोरीन के पास हो जाएंगे 10। इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि अष्टक नियम का अपवाद है। फिर किसी बच्चे ने पूछा था PCl3 क्या अष्टक नियम का अपवाद है? नहीं, PCl3 अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। PCl3 में फास्फोरस के अंतिम कोश में बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, न 8 से कम रहते न 8 से ज्यादा होते। बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट, फिर हमने PCl3 की स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा दी, देखो है ना, सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, तो ये PCl3 अपवाद नहीं है, ठीक है। फिर हमने जालक ऊर्जा के बारे में बात की थी। जालक ऊर्जा में जालक क्या होता है? जालक, जाल से आया है शब्द। जालक बनता किस में है? आयनिक यौगिकों में। किस में? आयनिक यौगिक। कैसे बनता है? आयनिक यौगिक जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो जाल जैसी संरचना बन जाती है, इसी को हम कह देते हैं जालक। क्या कह देते हैं? जालक। फिर हमने जालक ऊर्जा के बारे में आगे बात की। जालक ऊर्जा क्या होती है? 1 मोल आयनिक यौगिक के जालक के निर्माण में उत्सर्जित होने वाली, क्या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कह देते हैं। ये बात समझ में आ गई? जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक ये मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। कितने बच्चों ने होमवर्क किया है? कल एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसकी वजह से कल मैं आप शाम को आपके होमवर्क चेक नहीं कर पाया था, तो आप मुझे अब बताएंगे आपने ये होमवर्क अगर किया है तो किस किस ने किया है? यस और नो में लिख दीजिए फटाफट से। सर गर्मी हो रही है थोड़ी।
वॉइस, वॉइस तो आ रही है भाई, वॉइस आ रही है। ठीक है, इकाई जूल प्रतिमोल या किलो जूल प्रतिमोल। आवाज बढ़िया आ रही है, फर्स्ट क्लास भाई। हो सकता है तुम्हारा फोन बंद हो गया हो, है ना, रिचार्ज करा लेना फोन में। ठीक है, आवाज नहीं जा रही है क्या? तो चेक करो फिर प्रॉपर एक बार। यहाँ आ रही है जैसे, वॉइस 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 वॉइस, क्या हो, अब क्लियर है, अब क्लियर है, सही तो आ रही है भाई, अब आ रही है। अरे भूत भूत तो नहीं घुस गया तुम्हारे फोन में? क्यों भाई? क्लियर है, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जी, क्लियर है भाई, सबकी वॉइस क्लियर है। तो जूल प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल, ठीक है, ये इसकी इकाई है। अब मैं चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करने जा रहा हूं, फटाफट से देखते जाइएगा। चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला आयन का आवेश, आयन का आवेश, आयन का आवेश जितना अधिक होगा चालक ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, यदि आयन का आवेश अधिक होगा, अधिक होगा तो चालक ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है जी, चालक ऊर्जा भी अधिक होगी। अगर आयन का आवेश अधिक होगा तो चालक ऊर्जा भी अधिक होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक है NaCl और दूसरा है MgO, दोनों में से किसकी चालक ऊर्जा ज्यादा होगी? दोनों में से किसकी चालक ऊर्जा ज्यादा होगी? NaCl की ज्यादा या MgO की ज्यादा? तो MgO की चालक ऊर्जा ज्यादा होगी। क्यों होगी MgO की चालक ऊर्जा ज्यादा? क्योंकि MgO का आयन आवेश ज्यादा है, +2 -2, और इसका कितना है, +1 -1। तो ज्यादा किसकी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए MgO की। किसकी ज्यादा होनी चाहिए? MgO की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, MgO की चालक ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आयन का आकार, आयन का आकार, साइज ऑफ द आयन, क्या? साइज ऑफ द आयन, आयन का आकार, साइज ऑफ द आयन। ठीक है, अब बताइए साइज पर कैसे डिपेंड करती है चालक ऊर्जा? बता सकता है कोई तुम लोगों में से? हाँ जी बताओ। छोटा होगा तो बढ़ेगी, बहुत बढ़िया, अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आयन का आकार छोटा होने पर
छोटा होने पर चालक ऊर्जा अधिक होती है। चालक ऊर्जा अधिक होती है। अच्छा, क्यों होती है चालक ऊर्जा अधिक? बताओ क्यों होती है छोटे होने पर? इसका कारण यह है कि मान के चलो आपके पास एक जालक तो ये बन रहा है, एक जालक तो ये बन रहा है, दूसरा इतना ही बड़ा जालक मैं यहां बना रहा हूं। यहां पर है आयन कुछ इस साइज के, ठीक है, यहां पर है आयन कुछ इस साइज के, और यहां पर है आयन कुछ इस साइज के। तो अब बताओ किसमें जाल ज्यादा बनेगा? किसमें जाल ज्यादा बनेगा? किसमें जाल ज्यादा बनेगा? इसमें ज्यादा बनेगा, इसमें ज्यादा बनेगा? तो जाल इसमें ज्यादा बनेगा, जाल इसमें ज्यादा बनेगा, जालक इसमें ज्यादा बनेगा। तो जालक ऊर्जा इसकी ज्यादा होगी, जालक ऊर्जा आपकी छोटे आयन, छोटे साइज वाले की जालक ऊर्जा ज्यादा होगी, छोटे साइज वाले की जालक ऊर्जा ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर है? फटाफट से बताओ सर, कमेंट्स कहाँ चले गए? ओके, क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड वाले में ही क्यों अरे भाई, इसमें जालक ज्यादा बन रहा है ना, अधिक जालक बन रहा है ना इसमें, अधिक जालक, इसमें अधिक जालक बन रहा है, इसीलिए इसकी जालक ऊर्जा भी अधिक होगी। अतः इसकी जालक ऊर्जा भी अधिक होगी। जालक ऊर्जा अधिक, चालक ऊर्जा अधिक। बात समझ में आ गई? आई होप कंसेप्ट वेरी क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अगर आपसे कहा जाए तीसरी बात, अगर आपसे कहा जाए तीसरी डिपेंडेंसी, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, क्या कहा जाए, विलेयता या सॉल्युबिलिटी? अगर मैं विलेयता या सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूं, तो विलेयता होती क्या है? विलेयता होती क्या है? अनेक त्रिज्या कम, जालक ऊर्जा ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइज मतलब वही है दुष्यंत जी, बिल्कुल साहब सही बात है। आपने आकार आपने गलत लिखा है। अच्छा, आकार गलत लिख दिया क्या? आयन का, अच्छा, लो, हो गया सही, धन्यवाद। ठीक है, विलेयता। अब विलेयता क्या होती है, पहले तो आपको ये आना चाहिए। अंग्रेजी में आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं, तो विलेयता का अर्थ है किसी विलेय में, सॉरी किसी विलेय, सॉरी किसी विलायक में, विलायक में विलेय के, विलेय के घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है, कहलाती है।
ठीक है। अब अगर मैं आपसे सिंपली एक बात पूछूं कि मान के चलो मेरे पास दो बीकर हैं, मेरे पास दो बीकर हैं, दोनों बीकर में पानी भरा हुआ है, दोनों बीकर में बहुत बढ़िया तरीके से पानी भरा हुआ, फर्स्ट क्लास। ठीक है जी। एक में मैंने डाला कोई एक्स, ठीक है, मान लीजिए मैंने डाला इसमें 10 ग्राम कोई कंपाउंड एक्स डाला। क्या डाला? 10 ग्राम कोई कंपाउंड एक्स डाला मैंने इसमें। और इस दूसरे वाले में मैंने कोई 10 ग्राम वाई डाला। क्या डाला? 10 ग्राम वाई डाला। अब ये जो एक्स था, ये जो एक्स था, ये लगभग पूरा घुल गया। ये एक्स था, ये लगभग पूरा घुल गया, पूरा घुल गया, पूर्ण घुलनशील, पूर्ण घुलनशील। ठीक। और ये जो वाई था, ये कम घुला, मतलब आंशिक घुलनशील। क्या? आंशिक घुलनशील। तो अब अगर मैं पूछूं इन दोनों में से कौन सा अधिक, कौन सा अधिक, किसकी विलेयता अधिक है, तो मैं कहूंगा जो ज्यादा घुला उसकी विलेयता अधिक है। क्या कहेंगे? आप कहेंगे एक्स की विलेयता वाई से अधिक है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? एक्स की विलेयता विलेयता वाई से अधिक है। एक्स की विलेयता वाई से अधिक है, एक्स अच्छा विलायक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी की विलेयता ज्यादा है तो उसकी, किसी की विलेयता ज्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा ज्यादा होगी या कम होगी? अब अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं, अब अगर मैं यहीं पर पूछूं कि एक्स की जालक ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी, एक्स की जालक ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी? मैं एक्स के लिए पूछ रहा हूं, फटाफट से बताओ आप मुझे। एक्स के लिए पूछ रहा हूं, एक्स की जालक ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी? एक्स की जालक ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी? फटाफट बताओ। कम होगी, कम होगी। कम भाई साहब KAM लिखते हैं, CUM नहीं लिखते। किसी ने कम लिख दिया है, कम को CUM लिखा है। चलो जी। अब देखो ध्यान से, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था कि जालक ऊर्जा जो होती है, जालक ऊर्जा जो होती है वो होती है जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, जो ऊर्जा जालक बनाने में उत्सर्जित हो रही है। अब अगर किसी जालक को तोड़ना चाहते हो तो उतनी ही ऊर्जा तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर तुम किसी जालक को आसानी से तोड़ पा रहे हो तो इसका मतलब उसने कम ऊर्जा निकाली होगी ना, तभी तो तुम्हें कम ही देनी पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे अगर विलेयता कम है, सॉरी विलेयता ज्यादा है तो जालक ऊर्जा कम होगी। विलेयता ज्यादा है तो जालक ऊर्जा कम होगी। किसी यौगिक की विलेयता अधिक होने पर अधिक होने पर जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, ऊर्जा कम होती है, जालक ऊर्जा कम होती है। ये बात भी आपको अच्छे से समझ ली। अगर विलेयता ज्यादा है तो जालक ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां से आपसे एक बहुत सिंपल कंसेप्ट कहूं, जैसे मान के चलो ए और बी, ए और बी ये दो आयन है। ठीक है।
आपने इन दोनों से यौगिक बना दिया ए बी, ठीक है, प्लस यहां पर निकली x मात्रा में जालक ऊर्जा। क्या निकली? x मात्रा में जालक ऊर्जा निकली। बात समझ में आ गई? x मात्रा में जालक ऊर्जा। अब अगर आपसे कहा जाए कि ए बी को तोड़कर आप ए और बी अलग अलग बना दो, ठीक है, ए और बी अलग अलग बना दो। यहां पर तो आप इन्हें जोड़ रहे थे, जोड़ने पे जालक ऊर्जा x आपको मिल रही थी। अब आप कह रहे हो कि ए बी को तोड़कर ए प्लस और बी माइनस अलग अलग बना दो, तो आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? आपको उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी जितनी मिली थी। मतलब आपको x जालक ऊर्जा, कितनी? x, आपको x जालक ऊर्जा आपको x जालक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी ये ए बी ब्रेक होकर ए प्लस और बी माइनस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, तो यहां पर जालक ऊर्जा के बारे में बात खत्म होती है। उम्मीद है जालक ऊर्जा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जालक ऊर्जा समझ में आ गई तो थंब इंप्रेशन दे दीजिए फटाफट से, थंब इमोजीज दे दीजिए। आप हम सब कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि पेरेंट्स डिमोटिवेट करते हैं। बेटा, पेरेंट्स कभी डिमोटिवेट नहीं करते, पेरेंट्स कभी डिमोटिवेट नहीं करते, कभी नहीं, ध्यान रखना। पेरेंट्स कभी डिमोटिवेट नहीं करते, ये आपकी गलत फहमी है। दुनिया में सबसे बड़ा वेल विशर और सबसे बड़े मोटिवेटर पेरेंट्स ही होते हैं, पहले नंबर पे, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपके टीचर्स, ठीक है। इनके अलावा और कोई तीसरा आपका मोटिवेटर हो भी सकता है सही, लेकिन गारंटी नहीं है। इन दोनों की पूरी गारंटी है, इन दोनों की 100% गारंटी है, पेरेंट्स और आपके टीचर की, कि ये कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकते। ये दो आपके परमानेंट वेल विशर हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई आपका वेल विशर है, आपके मित्र, आपके भाई बहन हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किसी पर शक किया जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स पर शक नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखो, जैसा तुम बोल रहे हो ना, आज तुम लोग ड्रॉपर्स हो, ठीक है, मैक्सिमम तैयारी कर रहे हो नीट की, 12th पास आउट हो, मतलब 12th लेवल कर चुके हो, ठीक है। तो हाँ, बात शुरू हुई है तो चलो ठीक है। मेरे मामा जी कहते हैं, वो कहते हैं हो जाएगा नीट, इजी होता। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, नीट पेपर इजी होता है, टफ नहीं होता। लेकिन दो बातें बोलूँगा, नीट पेपर टफ नहीं होता, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता कि बिना मेहनत के हो जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन है, और मेहनत नहीं करोगे ये सोच कर कि ईजी होता है तो नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये याद रखना, नीट पेपर टफ नहीं होता, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता, ठीक है। और मैं भी आपसे बोल रहा था कि अभी तो आप 12th क्लास में हो, आपको पास कर चुके हो, काफ़ी आगे पहुंच चुके हो। मेरे पास एक 10th क्लास का बच्चा था, पढ़ने आता था, बहुत बहुत काफ़ी पुरानी बात है। अब तो शायद वो इंजीनियर है, अच्छी एमएनसी में काम कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। अ, अच्छी खासी डिजिट्स में उसकी सैलरी आती है। ही इज़ वेल एस्टेब्लिश राइट नाउ, बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश है, ठीक है। लेकिन एक कहानी उसकी, एक वाकया है उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, मेरे पास पढ़ने आता था, 10वीं क्लास में ही था, ठीक है। सुन लीजिए, 2 मिनट की कहानी है, 2 मिनट की बात है, ठीक है। 10वीं क्लास में था वो, एक दिन आया, बैठा हुआ, अच्छा उसके पापा पेट्रोल पंप ऑपरेटर थे,
पेट्रोल पंप ऑपरेटर का मतलब पेट्रोल पंप के मालिक नहीं, पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल भरते हैं गाड़ियों में, ठीक है, उन्हें पेट्रोल पंप ऑपरेटर कहा जाता है। तो वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, उनकी सैलरी 10-12 हज़ार रुपये होगी उस समय। उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उनकी सैलरी होगी, ठीक है, 10-12 हज़ार, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति काम करते हैं लगभग इतना ही उन्हें मेहनताना मिलता है, ठीक है। एक दिन आया वो मेरे पास और मेरे से बोला, अच्छा उसे क्रिकेट खेलने का शौक था, वो घर से भाग जाता था जैसे ही किसी की नज़र हटी और पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलता था। उसे लगता था कि मैं देश का एक बड़ा जो है चेहरा, बड़ा क्रिकेटर बन सकता हूँ। अच्छी बात है के पास टैलेंट होगा, ये उसे ही पता होगा, मैंने उसे खेलते हुए नहीं देखा तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, वो खुद को लगता होगा और जनरली लगता भी है ना। उस उम्र पे 9वीं 10वीं क्लास में ऐसा लगता है कि हम एक अच्छे सिंगर हैं, हमें लगता है कि हम एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, ठीक है, किसी किसी को लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा रनर हूँ, ठीक है, मतलब उस समय हमारे अंदर मल्टी टैलेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब हमें ऐसा लगता है हम सब कुछ बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। एक बच्चे को लगता है कि मैं पुलिस वाला भी बन सकता हूँ, उसे लगता है कि नहीं, अगले दिन लगता है कि मैं तो डॉक्टर बन सकता हूँ, अगले दिन लगता है कि यार मुझे तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता है, मैं तो क्रिकेटर बन सकता हूँ। मतलब थोड़े थोड़े सब होते हैं हम उस समय पर, थोड़े क्रिकेटर होते हैं, थोड़े लॉयर हो, सॉरी थोड़े सिंगर होते हैं, बहुत सारी हमारे अंदर ना वो टैलेंट घूम रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं इधर उधर। तो वो भाग जाता था घर से क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। तो उसके पापा उसे डांटते थे और ऑब्वियसली डांटेंगी, भाई वो दिन भर मेहनत कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, और इतनी कम सैलरी में वो अपने बच्चे को सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे थे। सीबीएसई स्कूल की फीस बहुत होती है, अच्छी खासी फीस होती है सीबीएसई स्कूल की। उसके बाद उनके बहुत सारे दुनिया भर के और डिमांड्स रहती हैं कि इस बार इतने पैसे इसके जमाऊंगे, इसके पैसे जमाऊंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो अब उसने, अब पेरेंट्स डांटते थे, माता जी बेचारी सीधी थी, घर में काम करती रहती थी, अपना घर का जो भी सामान्य काम होता है। अब पिताजी जब भी देखते उसे घर पे कि घर पे नहीं है तो उसे ढूंढने चले जाते, कहाँ खेल रहा है, फिर वहां से पकड़ के लाते, एक आध थप्पड़ भी मार देते, डांटते उसे। तो अब वो बहुत गुस्सा होता, मेरे पापा मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मेरे पापा मेरा भला नहीं चाहते हैं, यही सेंटेंस थे, मेरे पापा मेरे भला नहीं चाहते। जनरली इस उम्र पे सब बच्चों के यही शब्द होते हैं, ठीक है, 12-13 की उम्र से लेकर और 19-20 की उम्र तक सब बच्चों के यही शब्द होते हैं कि मेरे पापा मेरा भला नहीं चाहते, मेरी मम्मी मेरा भला नहीं चाहते, मेरे घर वाले मेरा भला नहीं चाहते, मेरा दोस्त मेरा भला चाहता है, मेरा पड़ोसी मेरा भला चाहता है, ये होता है हमारे अंदर, ठीक है। अब वो आया मेरे पास बैठा हुआ था सामने, तो उदास बैठा हुआ था, सर नीचे था। मैंने, बेटा क्या बात हो गई? फिर से बोला कि भैया कुछ नहीं। मैंने, बताओ क्या बात होगी? तो बोला वो ना पापा बहुत डांटते हैं, चिल्लाते रहते हैं और कुछ नहीं करने देते हमेशा, तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने कहा क्या हुआ, ऐसे क्यों डांटते हैं? कि नहीं मैं खेलने चला जाता हूँ तो डांट देते हैं और हर वक्त पढ़ता रहे। मैं खूब पढ़ लेता हूँ, है ना, हमें लगता है कि हम खूब पढ़ रहे हैं अपने मन से, लेकिन सामने वाले को पता होता है कि एक्चुअल में हमने कितना टाइम दिया पढ़ने में। वो सामने वाला देखता है, वो जज करता है, हमें तो ऐसे लगता है हमने बहुत पढ़ लिया। तो अब वो जो है बोला कि मैं खूब पढ़ता हूँ लेकिन भाई पापा फिर भी डांटते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब आपके पापा आपका भला नहीं चाहते? बोला नहीं, पापा ना मेरे को डांटते रहते हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अकेडमी जाना चाहता हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, एक काम करना, अब आज से 2 दिन जो मैं कह रहा हूं बस वही करना, वही फॉलो करना, उसके बाद मुझे तीसरे दिन रिजल्ट बताना। अपने मन का एक भी काम मत करना, जो मैं कहूं बस वही करना, चेंज मत करना, उसके बाद रिजल्ट बताना। और उसे करने में कठिनाई तो तुझे होगी जरूर, लेकिन सत्यता सामने आ जाएगी। बोला ठीक है। मैंने कहा क्या? बोला क्या करना है? मैंने, आज घर पे जाना, कहीं मत जाना घर से बाहर निकल के, अपनी टेबल चेयर पे बैठना और कंटिन्यूस पढ़ाई करना, टाइम लगा लेना, टेबल चेयर से उठना ही नहीं है, फोन बिल्कुल साइड में रखना, कष्ट होगा लेकिन करना है, टेबल चेयर पे बैठे रहना, पढ़ते रहना। बोला ठीक है भैया। मैंने कहा सुबह जल्दी जगना, फिर से अपना वही रूटीन, स्कूल जाना, खेलने जाना नहीं है, लौट के आना, लौट के आके लंच करते ही, घर पे आके जब माताजी लंच देती हैं, स्कूल में होता है एक लंच, तो एक लंच माताजी घर पे देती हैं आने के बाद, वो लंच करके वापस पढ़ने बैठ जाना, फिर अगेन पढ़ाई करना, शाम को कहीं खेलने नहीं जाना है, फिर अपना शाम को पढ़ाई कंप्लीट करने बेड पे सो जाना। ये रूटीन 2 दिन फॉलो करना है तुझे। बोला ठीक है भैया मैं ऐसा ही करूँ। वो 2 दिन उसने वही रूटीन फॉलो किया, वो घर से खेलने भी नहीं गया, वो उसने पढ़ाई को भी प्रॉपर तरीके से किया जैसे मैंने बताया था उसे, ठीक है। उसके बाद जब वो तीसरे दिन मेरे पास आया, ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था और फफक फफक के रो रहा था, मतलब ऐसे रो रहा था कि उसे देखकर फिर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, मुझे रोना आ गया था।
मैंने पूछा, मैंने बेटा क्या बात हुई? तो मेरे से बोला, भैया आज जिंदगी में पहली बार मेरे पापा ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझसे कहा कि बेटा सो जा, बहुत थक गया है। मैं रात को 11 बजे तक जब पढ़ रहा था तो मेरे पापा खुद मेरे पास आए, दूध का गिलास लेकर, और मेरे टेबल पर रखा और मुझसे सर पे हाथ रख के बोले, बेटा सो जा, थक गया होगा। उसके पापा के शब्द थे। और खूब रोया वो, 1 घंटे पढ़ाने खूब रोया। बोला, भैया मैं बहुत गलत था। मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे पापा मेरा अच्छा नहीं चाहते। मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे पापा मुझे आगे बढ़ने से रोक। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मुझसे इतना प्यार। समझे आप? ठीक है। तो जब आपके पेरेंट्स को ये लगता है ना, उन्हें दिखता है कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, उनकी खुद की अंदर से ये फीलिंग्स आती हैं कि कहीं ये थक ना गया हो, कहीं ये परेशानी में ना हो। ठीक है। लेकिन जब उन्हें दिखता है कि मेरा बच्चा मेरे अ, अपने कहीं रास्ते से भटक रहा है, तो उन्हें टीज होती है अंदर से, उन्हें टीज होती है। वो आपको सही रास्ते पे लाने के लिए डांटते हैं, वो आपको सही रास्ते पर लाने के लिए चिल्लाते हैं, आपके ऊपर बंदिश लगाते हैं, सख्ती करते हैं केवल सही रास्ते पे लाने के लिए। उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, ध्यान रखना। उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आप बड़े होकर, है ना, पैसा कमाएंगे और उस पैसे से वो लोग भी BMW खरीदेंगे, उस पैसे से वो बड़े घर में रहना पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। ये बात याद रखना। अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स अपने लिए आपको पढ़ा रहे हैं, अपने लिए आपको डांट रहे हैं, ये बड़ा होकर हमारा सहारा बने, सहारा क्या बने, बड़े होकर हमें लग्जरी दे, बड़े होकर हमें लग्जरी दे, ऐसा मत सोचना। जब जवानी में उन्होंने अपने लिए लग्जरी नहीं रखी, तुम्हें दे दी सब, तो बुढ़ापे में क्या लग्जरी मांगेंगे तुमसे? हैं? आज उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, आज उनके पास जो भी संपत्ति है, जो भी कमाई है, वो पूरी तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर लौटाए जा रहे हैं। वो पूरी तुम्हारी भलाई के लिए लौटाए जा रहे हैं। कभी अपने पापा की कबर्ड खोल के देखना, उनके पास कितने नए कपड़े हैं। कभी उनके जूतों की हालत देखना, उनके जूतों की हालत क्या है। समझे? कभी उनके शाम के खाने की डिमांड्स देखना, सोचना कि कभी डिमांड्स करते हैं क्या? कभी नहीं करते। एक्चुअल में जिंदगी जीने की उम्र तो यही है उस समय, इस समय जो उनकी है, आपके पेरेंट्स की, आपकी माता जी की, आपके पिताजी की। पैसा कमा रहे हैं, अपने ऊपर खर्च करें ना, अपने ऊपर खर्च करें। लेकिन नहीं, जो पैसा कमाते हैं उस पैसे में से आपके प्रेजेंट के लिए खर्च कर रहे हैं कि आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा चले, और बचा रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए कि कल को मेरे बच्चे को जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास होना चाहिए। कहीं मेरा बच्चा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाए, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास इतनी सामर्थ्य ना हो कि मैं अपने बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना दिला सकूं। और फिर इतना करने के बाद सोचना कि उनकी सैलरी में से अपने लिए बचता क्या है, उनकी खुद की कमाई में से उनके खुद के लिए बचता क्या है। ठीक है। समझे?